जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो फिर से स्टार्ट हो चुका है और सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है। टॉप 30 प्रश्नों पर हमारा ये रोज जो है प्रश्न पत्र अपन हल करते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए सबसे पहले तो लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर देना है जो भी हमारे नए साथी हैं। स्टार्ट होने वाला है आज का वीडियो। तो सभी लोगों को सबसे पहले तो 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, प्रश्न होगा और आपको उत्तर कमेंट में बताना होगा और लास्ट में बताना होगा कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और उत्तर जो आपको बने हैं वो कितने बने हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। आपका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में इसरो की मास्टर नियंत्रण इकाई कहाँ स्थित है? आपको बताना है। अंतरिक्ष एजेंसी जो इसरो है और इसरो का मुख्यालय सभी को पता है ये बेंगलुरु में है, और इसरो की जो मास्टर नियंत्रण इकाई कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में इंदौर में, भोपाल में, सागर में या फिर जबलपुर में। तो 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन सभी लोगों को करना है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भोपाल। भोपाल यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है वो यहां पर सही होगा, 2 नंबर, ठीक है, भोपाल में है। मध्य प्रदेश में इसरो की मास्टर नियंत्रण जो इकाई है वो स्थित है भोपाल में, 2 नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वो क्या है? निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो कौन सा नहीं है? सौर, एलपीजी, बायोमास या फिर पवन? तो जल्दी से कमेंट में बताएं। तब अधिकांश लोगों ने उत्तर जो बताया है वो बताया है बी नंबर, यानी कि एलपीजी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो कौन सा नहीं है? एलपीजी। और बा नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से औषधीय पौधे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? एक घृत कुमारी, नागर मोथा, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से औषधीय पौधे हैं जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? 4 विकल्प में से हमें चयन करना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिकांश लोगों ने फार्मूला को अपनाया और बोले सर कि जहां उपर्युक्त दोनों आता है, उक्त दोनों आता है, वहां तो दोनों होता है। तो अधिकांश जगह पर उक्त दोनों ही होता है, लेकिन कई समयों पर कई जगहों पर उक्त दोनों नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है? आपको पता होगा पन्ना जो है, पन्ना में मजगवा में जो है हीरा की खान है पन्ना, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसमें से कौन सी नदी गुजरती है? कैन गुजरती है, नर्मदा गुजरती है, सोन या फिर चरण गंगा? 4 विकल्प में से चयन करना है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो अधिकांश साथियों ने उत्तर दिया है कि जो कैन नदी है ये मध्य प्रदेश की पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है, और आ नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टूर्नामेंट टेनिस से संबंधित है? आई लीग, डेविस कप, संतोष ट्रॉफी या फिर डूरंड कप? टेनिस से बताना है आपको, टेनिस से संबंधित है तो कौन सा है? 4 में से चयन करेंगे सभी लोग। तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेविस कप। डेविस कप यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा, है ना। कौन सा टूर्नामेंट टेनिस से संबंधित पूछा गया, तब डेविस कप आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सा परजीवी मलेरिया का कारण बनता है? तो कौन सा परजीवी है जो मलेरिया का कारण बनता है? ट्राइपेनोसोमा या फिर प्लाज्मोडियम या फिर एंटमोवा जिंगबेलिस या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि कौन सा परजीवी है जो मलेरिया का कारण बनता है। 4 विकल्प में से चयन करेंगे सभी लोग। और जिस भी साथी ने पिछले वाले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जरूर देखेंगे, है ना। 100 वीडियो आपके लगभग पर्यावरण के मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं, है ना। वो सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देखना है। तब आपका राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम
यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है, कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाए रखने के लिए मूलभूत आवश्यकता कौन सी है? जल्दी से बताएंगे। शिक्षण कौशल, शारीरिक दंड, श्रम विभाजन या शिक्षण का विकेंद्रीकरण। तो आपको बताना है कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाए रखने के लिए मूलभूत आवश्यकता कौन सी है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है, ए नंबर है, वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण कौशल आपका बिल्कुल सही होगा। अच्छा अनुशासन बनाए रखने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता वो शिक्षण कौशल है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है 22 अप्रैल को, 22 मार्च को, 22 मई को या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तब देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इसलिए ये प्रश्न रखे हैं आपको कि जो 22 मार्च है ना, 22 मार्च ये मनाया जाता है जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक है, फिर 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो ये याद रख लेना है तीनों के तीनों। जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है 5 जून को, 5 दिसंबर को या फिर 11 जुलाई को या इनमें से कोई नहीं। विश्व मृदा दिवस हमें बतानी है। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, तो विश्व मृदा दिवस आपको याद रख लेना है 5 दिसंबर, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन आदर्श प्रदूषक है? कचरा, धूम्र, गैस या फिर बैक्टीरिया। आपको बताना है बैक्टीरिया या फिर धूम्र या कचरा या गैस। आदर्श प्रदूषक बताना है। आपने प्रदूषक पढ़े होंगे, मानव निर्मित प्रदूषक, है ना, प्राकृतिक प्रदूषक। इस प्रकार से कुछ दृश्य प्रदूषक होते हैं और कुछ आदर्श प्रदूषक होते हैं। इनमें से बताना है कि आदर्श कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बैक्टीरिया जो माना जाता है वो आदर्श प्रदूषक माना जाता है और डी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी डी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तरल प्रदूषक है? धूम्र है, धूल है, अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल्दी से उत्तर बताना है कौन सा तरल प्रदूषक है। आपने पढ़े होंगे ठोस प्रदूषक, तरल प्रदूषक, है ना, सभी लोग ने पढ़े होंगे। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा तरल प्रदूषक है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या? अमोनिया। अमोनिया यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। बी जिन्होंने भी बताया अमोनिया ये तरल प्रदूषक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई है तो कौन सी इकाई है? रोंटजन, डॉप्सन, डेसिबल या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हमें बताना है। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तब कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं और आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रोंटजन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओजोन नापने की इकाई होती है डॉप्सन, है ना, डॉप्सन। और डेसिबल किसकी इकाई होती है? जल्दी से कमेंट में सभी लोग बताएंगे, है ना। रेडियोधर्मी आपको पता चल गया कि रोंटजन,
है रेडियोधर्मी प्रदूषण नापने की इकाई, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डाप्सन, डेसिबल किसकी है, सरल क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है, पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है, साल वृक्ष को, सफेदा वृक्ष को, सागौन को, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न बिल्कुल सही है, उत्तर हमें बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा साथियों कि किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सफेदा, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर का जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से देश में सबसे अधिक अम्ल वर्षा, कौन सा देश जो है सबसे अधिक अम्ल वर्षा से प्रभावित है, अमेरिका, रूस, नॉर्वे, स्वीडन, चीन, भारत, या इनमें से कोई नहीं। हाँ, यूकेलिप्टस कहते हैं, सफेदा वृक्ष को यूकेलिप्टस कहा जाता है ना, और उसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी भी कहा जाता है। और प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर हमें बताना है। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कौन सा, नॉर्वे एवं स्वीडन, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अम्ल वर्षा सबसे पहले किस देश में हुई थी, नॉर्वे में, स्वीडन में, भारत में, या इनमें से कोई नहीं। आज आपकी 9 बजे जो क्लास होगी, प्रथम भाषा हिंदी की क्लास होगी 9 बजे। ठीक है, प्रथम भाषा हिंदी की और रोज होगी आपकी। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका उत्तर हो जाएगा क्या है, स्वीडन में हुई थी, यानी कि बी नंबर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो अम्ल वर्षा हुई थी वो स्वीडन में हुई थी, और नॉर्वे और स्वीडन ये अम्ल वर्षा से प्रभावित हैं दोनों, और स्वीडन में सबसे पहले हुई थी, तो बी नंबर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, अम्लीय वर्षा के कारण जिम्मेदार प्रमुख गैसें हैं तो कौन सी हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अम्लीय वर्षा के कारण जिम्मेदार प्रमुख गैसें हैं तो कौन सी गैसें हैं, तब सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये दोनों गैसें अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टोन कैंसर, स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण क्या है, अम्ल वर्षा, परावैगनीकरण, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक जो हो जाएगा, जो प्रथम भाषा हिंदी का है वो 9 बजे होगा, रात्रि 9 बजे, रोज क्लास आपकी 9 बजे ही होगी अब हिंदी, प्रथम भाषा हिंदी की। ठीक है, तो स्टोन कैंसर का प्रमुख जो कारण माना जाता है वो क्या माना जाता है, लगा दिया ना अपना फार्मूला दोनों वाला, अधिकांश लोगों ने दोनों वाला लगा दिया, और उत्तर आपका है ए, यानी कि अम्ल वर्षा। स्टोन कैंसर का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है अम्ल वर्षा, और ए नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन फार्मूला वालों ने सभी ने सी बता दिया कि दोनों आया है, वो तो सही है। और केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1952 में, 1953, 1954, या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना बतानी है, ये कब की गई थी, प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा 1953, 1953, यानी कि जो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी, है ना। और जो लाइक नहीं करते हैं उनको देख लूंगा, लाइक जरूर कर लेना है सभी लोगों को। निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से बताना है। जो लाइक नहीं करते हैं उनको चिकनगुनिया होगा मच्छर के काटने से। ठीक है, जल्दी से लाइक कर देना, नहीं तो मच्छर की फौज आपके पास आएगी। और निम्न में से कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से होता है, तो कौन सा होता है, सभी लोगों ने बता दिया कि सर चिकनगुनिया भी होता है, हुआ था, मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, यानी कि जो सभी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है? तो ये तो होता ही है चिकनगुनिया, है ना। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लेनेट या फिर सभी? तो आप बताएंगे पर्यावरण अध्ययन का अगर करना है, मैं अगर कोई बच्चा हूं और आपसे पूछता हूं कि पर्यावरण अध्ययन करना है, कौन सा चैनल देखूं, तो आप लोग क्या सुझाव देंगे? सभी को बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों ने बता दिया कि सर आ तो गई है वो ट्रिक, ये सभी वाली मेहनत काय को कर रहे, डी तो है ना। तो डिस्कवरी भी, नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लेनेट और डी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि का प्रयोग करता है। ए खाली स्थान शिक्षण सामग्री है, श्यामपट, दृश्य, श्रव्य दृश्य या फिर क्रियात्मक? तो आपका राइट क्या होगा? 21 का आंसर। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बता दिया है कि सर चित्र को भी देखा जाता है, मानचित्र को भी देखा जाता है, ग्राफ को और मॉडल को सभी को देखा जाता है। अब जिन्हें देखा जाता है तो वो दृश्य कहलाएंगे, है ना। यानी कि जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, तो किसके अलावा आपको बताना है, किसके अलावा बाकी सब पर्यावरण अध्ययन की जो है पढ़ाने की विधियां मानी जाती हैं। 4 विकल्प हैं। पहला है समस्या समाधान, दूसरा व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, सहयोगात्मक अधिगम या फिर निर्देशित खोज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, यानी कि जो आपका बी नंबर है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ करके बाकी निर्देशित खोज, सहयोगात्मक अधिगम और समस्या समाधान ये पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाने की जो विधियां हैं, ठीक है, ये विधियां हैं, सभी लोग देख लेना और इन्हीं विधियों से पढ़ाना जब मासाब बन जाओ। ठीक है, निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? कोहरा निर्माण, बर्फ से तरल निर्माण या बाष्प बिंदु निर्माण? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर बताना है, 23 का। तब आपका सही आंसर होगा कोहरा निर्माण, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है। कर दोगे क्या कोहरा? कोई तो कर देंगे, बोले सर मैं धुआं कर दूंगा और उसी को कोहरा मान लूंगा, तो कोहरा का निर्माण नहीं हो सकता क्लास में, है ना। अगला है ज्वार और बाजरा कहाँ उगते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में, समतल मैदानों में, शुष्क क्षेत्रों में या तटीय मैदानों में? तो प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर बताना है, तो उत्तर बताएंगे ज्वार और बाजरा। ये ज्वार और बाजरा तो किसी ने देखे नहीं होंगे, इनको देख लेना। ज्वार और बाजरा उगते कहाँ हैं, है ना। कई लोग तो बोल रहे होंगे कि सर मैंने ये नाम पहली बार सुन रहे हैं, आप बोलते उगते कहाँ हैं? ये उगते हैं शुष्क क्षेत्रों में, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहाँ पर राइट होगा। सी नंबर बिल्कुल सही है, शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं। अगला देखो, अगला है निम्न में से कपासी मृदा कहते हैं, तो किसे कहते हैं कपासी मृदा? लाल मृदा को, लैटराइट मृदा को, मरुस्थलीय को या इनमें से कोई नहीं? कपासी बताना है, सभी लोग बताएंगे। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, अपन ने पढ़ा था कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सभी लोग बताएंगे। और कपासी मृदा जो कहा जाता है वो कहा जाता है काली मिट्टी को। काली यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कपासी मृदा कहा जाता है काली मिट्टी को। और अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो कौन सी विधि प्रभावशाली है? तब आपको बताना है योजना विधि, कहानी विधि, है ना, व्याख्यान विधि या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक स्तर पर आपको बताना है अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली हो जाएगी? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कहानी विधि। कहानी विधि यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहानी विधि आपका सही है।